हमने आग्रह किया, निवेदन किया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश ने उस आग्रह को इतना विनम्रता से लिया। आज भी मैं यहां शिमला से होकर के यहां आपके इस कार्यक्रम तक पहुंच रहा था, जहां भी घर में मेरी नजर जा रही थी, चाहे वो चाय का छोटा सा है, हर घर में तिरंगा लगा हुआ है, हर घर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। इसके पीछे एक भाव है, और वो भाव ये है कि देश की आजादी का ये दिन हमको आसानी से हासिल नहीं हुआ है। बहुत सारे देश के नौजवानों ने छोटी आयु में संघर्ष करते अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, और आज उनके उस योगदान को हमको स्मरण करना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी इस बात को लेकर के कम से कम आज का दिन इस दिन जो है याद करे कि भारत की आजादी के 75 वर्ष हुए हैं, और इस 75 वर्ष की आजादी में भारत ने बहुत सारे संघर्ष के दौर में से गुजर करके इस यात्रा को पूर्ण किया है। इसलिए एक नहीं अनेक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है, और उसी प्रकार से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अगर देश के आजादी का अमृत महोत्सव पूरा राष्ट्र मना रहा है, पूरा देश मना रहा है, तो हिमाचल प्रदेश भी अपनी अस्तित्व के यानी कि अपने गठन के 75 वर्ष मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। ये अगर हम आज सामान्य स्तर पर किसी आदमी को अगर हम चलते चलते पूछे कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, कोई बोलता 1971 में हुआ था, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश नई पीढ़ी के सामने भी रखने का एक हमारा संकल्प है कि जहां देश की आजादी के 75 वर्ष हुए, वहां हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के भी 75 वर्ष पूरे हुए। और इस अवसर पर हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और इसलिए यह बहुत आवश्यक है इस बात को जानना कि हम 75 वर्ष पहले कहां थे, और 75 वर्ष की यात्रा के बाद हम आज कहां पहुंचे। मैं समझता हूं ये हमारा सबका सौभाग्य है कि यहां पर इस पंडाल में जो बैठे हैं उसमें से 99% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका जन्म 1948 के बाद हुआ है। बहुत कम लोग होंगे जिनकी 75 वर्ष की आयु है और जिनने देखा है हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश का गठन होते हुए। बहुत कम लोग होंगे। इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष के इस यात्रा के दौरान जो भी हिमाचल प्रदेश की विकास की जो यात्रा रही है उसको अपने प्रदेश के लोगों के समक्ष रखना। इसलिए आज हम आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में आए हैं। हम किसी नेता के लिए नहीं, किसी अभिनेता के लिए नहीं, लेकिन आप सबका धन्यवाद करने, क्योंकि इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान अगर हिमाचल प्रदेश के विकास में रहा है तो वो हिमाचल की जनता का रहा है, आप सब भाई बहनों का रहा है। इसलिए हमने कहा कि अपनी देश की, अपने प्रदेश की जनता का अभिनंदन करना चाहिए। इस 75 वर्ष की यात्रा में आप सबका बहुमूल्य जो योगदान रहा है उसको स्मरण करना चाहिए। आपने हमसे पहले आने से पहले यहां एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, जिसमें आपने ये भी देखा, जिसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का भी चित्र आपने देखा, जो हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, और निश्चित रूप से हिमाचल के निर्माण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उनके साथ साथ में आपने ठाकुर रामलाल जी को भी देखा होगा, श्री शांता कुमार जी को भी देखा, वीरभद्र सिंह जी को भी देखा, प्रेम कुमार धूमल जी को भी देखा। उस वीडियो में उस जो हमारा वृत्त चित्र था यहां पर जो, उसमें आपने इस बात को देखा होगा। हम हिमाचल प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व रहा, जिन्होंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया, उनको भी स्मरण करते हैं, उनके योगदान को भी धन्यवाद करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ में हम इस बात को भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के इस विकास की इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी के रहा है, वो हिमाचल के मेहनतकश भाई और बहनों का रहा है। एक मजदूर का रहा है, एक अध्यापक का रहा है, एक डॉक्टर का रहा है, एक नर्स का रहा है, एक इंजीनियर का रहा है, एक किसान का रहा है, एक बागवान का रहा है। उनके योगदान को आज की तारीख में हम स्मरण कर रहे हैं कि अगर हिमाचल इस यात्रा में यहां तक पहुंचा है तो हिमाचल के हर नागरिक को समर्पित होना चाहिए। उनका ये योगदान का अंश निश्चित रूप से उन तक पहुंचना चाहिए, जिसमें उनने अपने मेहनत के और मेहनत के बलबूते इस हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम किया है। आप कल्पना करिए, जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जिलों की अगर संख्या थी तो मात्र 4 जिले थे। एक चंबा का जिला था, एक मंडी का जिला था, एक मासू का जिला था, एक सिरमौर का जिला था। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे जिलों की संख्या 12 हो गई। जब हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को बना था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में हमारी पॉपुलेशन 11 लाख थी और आज हमारी पॉपुलेशन जो है जनसंख्या 70 लाख से पार हो गई। जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस वक्त साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश की 4.8% थी और महिलाएं, जो हमारी बहनें यहां पर बैठी हैं, महिलाओं का साक्षरता दर उस वक्त मात्र 2% था। 100 में से 2 महिलाएं पढ़ी हुई मिलती थी। ये दौर उस वक्त था। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में हमारा साक्षरता दर जो है 83-84% से भी आगे। और आज की तारीख में देखो, ये तो 2011 की सेंसस के बेस पर है। अगर आज की तारीख में अगर देखें तो हमारा हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में पूरे देश में नंबर 1 है, सबसे आगे है, केरल से भी आगे मैं कह सकता हूं। इसलिए हमारे लिए गर्व का विषय है, इसको हमको समझना और समझाना चाहिए। हम हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया अगर 75 वर्ष की हमारी गठन के पूरे हुए हैं तो हम हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में 75 कार्यक्रम करेंगे और 75 कार्यक्रम में लोगों का धन्यवाद करेंगे। और सिर्फ लोगों का धन्यवाद करेंगे, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करेंगे, जिनके योगदान से हिमाचल प्रदेश की ये यात्रा सफलतापूर्वक जहां पहुंची। कुछ लोग कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, बड़े बड़े शामियाने लगा रहे हैं, बड़े बड़े हैंगर लगा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, बसें लगा रहे हैं। मैंने कहा 75 वर्ष की हिमाचल प्रदेश की यात्रा में जिन लोगों ने योगदान दिया है, उन लोगों का आभार करने के लिए मुझे हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के अगर अवसर मिला है तो मुझे लगता है कि ये मेरा दायित्व बनता है मुख्यमंत्री के तौर पर कि हिमाचल का कण कण आप सबकी वजह से बढ़ते बढ़ते जो है यहां पर विकास का यहां तक पहुंचा है। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप सबका धन्यवाद भी करूं। आप कल्पना करिए, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 288 किलोमीटर सड़क थी, 288 किलोमीटर रोड। और आज आप देखिए हिमाचल प्रदेश में हमारी सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर है। 39,500 के लगभग दिसंबर के महीने में हम हिमाचल प्रदेश में 40,000 किलोमीटर के उस आंकड़े से हम पार होने वाले हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर 39,500 किलोमीटर सड़क बनी, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी व्यक्ति को जाता है तो क्या आप कह सकते हैं किसको जाता है? मुझे नहीं लगता है कि आप कह पाएंगे। अगर ये योगदान अगर जाता है 39,500 सड़कों को बनाने का,
सबसे बड़ा योगदान जाता है हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उनको योगदान इसलिए जाता है कि 39,500 में से 20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी, जो योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की जब वो प्रधानमंत्री थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, अटल जी बहुत भावुक थे और उन्होंने अपनी बात में इस बात का जिक्र किया था उस वक्त जब जिस दिन इस योजना की शुरुआत की कि मैं पूरे देश भर में घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं, शहरों में भी जाता हूं, गांव में भी जाता हूं। शहर विकसित हो गए, सड़कें बड़ी बन गई, खुली सड़कें, चौड़ी सड़कें हो गई, सड़कें पक्की बन गई। 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियां उस पर चल रही है। लेकिन मैं जब गांव में जाता हूं, नजर पड़ती है मेरे गांव के उन भाई और बहनों पर, तो गांव के लोग अभी भी पहाड़ पर चढ़ते हुए पीठ का बोझ नहीं उतार पाए। हम सरकारें बना रहे हैं वर्षों से, सरकारें चला रहे हैं वर्षों से, लेकिन मेरे गांव के भाई और बहनों का पीठ का बोझ को उतारना, मैं समझता हूं ये मेरी पीठ पर बोझ है। इसलिए प्रदेश के पास अगर पैसा नहीं है, मैं केंद्र से योजना शुरू कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और 60,000 करोड़ रुपए पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़कें बढ़ाने के लिए मैं दे रहा हूं। आप कल्पना करिए कितनी संवेदनशीलता थी उनके, भावुक होकर के इस संबोधन में होगी। गांव के लोगों की पीठ का बोझ नहीं उतरा, और ये तब तक के लिए संभव नहीं है, तब तक नहीं उतर पाएगा जब तक हम केंद्र से पैसा प्रदेश को नहीं दे पाएंगे सड़कें बढ़ाने के लिए। और इसलिए उन्होंने योजना शुरू की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से उस योजना को शुरू किया, और आज हम देख रहे हैं कि गांव में हर जगह, हर मोड़ पर फट्टा लगा है, प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई। इस सड़क का निर्माण पीएमजीएसवाई के अंतर्गत हुआ है। आज में मुझे वो इस बात की लेकर प्रसन्नता है कि हम गांव में जाते हैं, गांव में दो चीजें याद रहती है। सड़क का एप्लीकेशन देते हैं, सड़क बनाइए हमारे लिए, लेकिन साथ में कहते हैं महिलाएं बोलती हैं, पुरुष बोलते हैं, या तो हमारी सड़क को पीएमजीएसवाई में डालो या तो उसको नाबार्ड में डालो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि सड़क का निर्माण में बहुत सारा पैसा लगेगा, और इस पैसे के लिए प्रावधान करने के लिए सबसे सरल तरीका है पीएमजीएसवाई या नाबार्ड। इस तरह से बात करते हैं। गांव का आदमी, गांव में कम पढ़ा लिखा आदमी, वो भी पीएमजीएसवाई की बात करता है। हालांकि कई लोगों ने अटल जी से उस वक्त बात की थी, इस योजना को आपके नाम से शुरू करना चाहिए। इस योजना के माध्यम से पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अटल जी ने कहा कि नहीं, न मेरे नाम उसके साथ जुड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, सड़क बनने चाहिए, लोगों की पीठ का बोझ उतरना चाहिए, और इसलिए सड़क का नाम प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रखना चाहिए। इस बात को लेकर के उन्होंने पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। अन्यथा तो क्या होता, पूर्व में जितनी भी सरकारें रही हैं, ज्यादातर कांग्रेस की रही है, जितनी भी योजना है पूरे खानदान के नाम पर। कोई योजना का आप जिक्र करें, किसी भी योजना का आप जिक्र करें, अटल जी ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक के लिए मेरे नाम से कोई योजना ना चलाई जाए। ये बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। ये अंतर है जिसे समझने और समझाने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, आगे बढ़ करके मैं अगर बात कहूं कि आपके यहां सोलन जिला की अगर मैं बात करूं, सोलन जिला की अगर हम बात कहें, उस दौर में
आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपके अर्की विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं। हमने एक साथ यहां पर सामने शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, 7 उद्घाटन किए हैं और 14 शिलान्यास किए हैं। कुल 21 कार्यक्रम, 21 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज हुए हैं। और जिन योजनाओं पर हम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 53 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां देख रहा था अर्की विधानसभा क्षेत्र का पूरा ये थोड़ा एक जिक्र यहां पर आया 1972 यानी कि 71 में जब हमको स्टेटहुड का दर्जा मिला था, तो उस वक्त जो है यहां पर अगर स्कूलों की संख्या उस वक्त 6 थी, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आज वो संख्या बढ़ करके 55 हो चुकी है। और उस वक्त यहां इस विधानसभा क्षेत्र में शायद कॉलेज कोई नहीं था। अब यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में कॉलेजों की संख्या भी 3 हो गई है, 4 हो गई जो जानकारी दी गई। सड़कों के विस्तार में भी मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी गति हुई है। उन सारे आंकड़ों में जाएंगे तो हम उसमें बहुत सारा वक्त लगेगा। मैं इन सारी चीजों को छोड़ देता हूं। यहां आपके विधानसभा क्षेत्र में हर तरह से विकास हुआ है। भाई और बहनों, मैं साथ साथ में एक बात और भी कहने के लिए आपके बीच में यहां आया हूं। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 5.25 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। आप सबका सहयोग मिला, साथ मिला। मैं इस सारी बात में बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में कौन विधायक हैं, किस पार्टी के हैं, मैं उस बात में जाना ही नहीं चाहता हूं। ये लोकतंत्र है, हमें स्वीकार करना होता। हमने अपना पक्ष रखने की कोशिश की आपके सामने, लेकिन उसके बावजूद जनता ने जो फैसला देना है उस फैसले को हमने स्वीकार किया। लेकिन एक बात का जिक्र यहां पर हो रहा था कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में हमने यहां आकर के 14 विभिन्न योजनाओं का हमने जिक्र किया था, घोषणाएं की थी, और 14 में से 13 घोषणाएं जो है वो पूरी हो गई, मात्र 1 रहती। अगर हमारे मन में इस तरह का भाव होता कि मैं अर्की में जाकर के काम ही नहीं करूंगा, यहां हमारा विधायक नहीं, हमारी पार्टी का, तो मैं समझता हूं कि यहां के इस क्षेत्र के विकास के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता। लोगों की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हिमाचल में हमारी जब सरकार है, हमको सबको एक होकर के देखना है। अपने इस भाव के साथ सारा प्रदेश एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में कौन साथ है, कौन नहीं है, कितना कौन साथ जोर से मजबूत होकर चलता है, कौन कमजोर होकर चलता है, इन सारी बातों पर हमने सोचना छोड़ दिया। और इसलिए पहले दिन से हमने शुरुआत की कि हट करके काम करना चाहिए, कुछ अलग सोच करके काम करना चाहिए। और जिसका हम जिक्र करते हैं, हम आजकल कह रहे हैं कि रिवाज बदलने की बात कह रही है, तो हमारे कुछ मित्रों को बहुत परेशानी हो रही है। ये रिवाज बदलना तो रिवाज तो बदलना चाहिए, अगर गलत रिवाज है तो बदलना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूं कि हमने पहले दिन से रिवाज बदलने की शुरुआत की है, आज नहीं। आप याद करो, जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी 27 दिसंबर 2017 को, तो हमने पहला कैबिनेट का फैसला, जो आमतौर पर जो पहले लिए जाते थे उस तरह से नहीं लिया। क्या लिए जाते थे फैसले? बदले की भावना से पूर्व सरकार की इन योजनाओं को रद्द करने की घोषणा, पूर्व सरकार की कुछ एक योजनाओं में जांच के आदेश होते थे, कुछ मामले किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ दर्ज करने के आदेश होते थे, ये होता था। और ये और वर्षों से हो रहा था हिमाचल प्रदेश में।
क्योंकि 25 वर्षों से मैं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूं। हमने कहा यह हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस संस्कृति को बंद करना चाहिए, बदले की भावना से काम करने की संस्कृति को रोकना चाहिए। इसलिए हमने पहली कैबिनेट के फैसले में हमने कभी नहीं लिया, हमने निर्णय लिया कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। जो रिवाज बना है उस रिवाज से हट करके हम काम करेंगे। बदलने की शुरुआत हमने पहली कैबिनेट की बैठक से शुरू की है। इसलिए कोई ऐसा बोले कि आज शुरू किया, ऐसा नहीं है। रिवाज यहां होता था, क्या रिवाज होता था? जब सरकार बदल जाती थी टोपी बदल जाती थी। बदलती थी कि नहीं बदलती थी? कैसी होती थी? हमारी आती तो कैसी आती थी और दूसरी आती तो कैसी टोपी आती थी? देखो, हर आदमी के जहन में ये बात दखल है, रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये सब लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार देखा। हमने कहा ये टोपी तो भाई सबकी है, ये हिमाचल की टोपी है, लाल भी हमारी हिमाचल की, हरी भी हिमाचल की, कुल्लू की भी हिमाचल की, सिरमौर की भी टोपी हिमाचल की। ये हमारी हिमाचल की पहचान है, हिमाचल की शान है। और जिस टोपी को हम सिर पर धारण करते हैं, मैंने कहा कि ये राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हिमाचल की टोपी सबकी टोपी और हिमाचल की शान है, हिमाचल की पहचान है, इसको राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए हमने आज इस बात को देखा होगा, हरी वाला भी आता है, लाल वाला भी आता है, कहीं किसी बात को लेकर के। और हम भी कभी लाल पहनते हैं, कभी हरी पहनते हैं, कभी नहीं मिलती है तो नहीं पहनते हैं। अब यहां गर्मी है तो नहीं पहनी है। तो रिवाज बदलने की अगर बात करें, हमने पहले दिन से शुरुआत की, छोटी छोटी बातों को लेकर के हमने काम की शुरुआत की। हमने बदले की भावना की बजाय हमने पहली कैबिनेट का पहला निर्णय यह लिया कि हिमाचल प्रदेश के बुजुर्गों का सम्मान जो है आज के इस युग में कम होता जा रहा है, हम इसकी शुरुआत करेंगे। जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हमने इस दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, दुनिया को सीखा है, उनके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। जो कांग्रेस के लोग, हमारे विपक्ष के लोग कहते थे, जब पेंशन की बात आती थी वो कहते थे जब 80 साल हो जाएगी तो पेंशन लगाएंगे। हमने कहा 80 नहीं, 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों का पेंशन का प्रावधान पहली कैबिनेट की बैठक में हमने किया। और अभी बजट में, अब के इस बजट में हमने तय किया कि 70 नहीं, 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान हिमाचल प्रदेश में होगा। जो हमसे पूछते इस बात को लेकर के कि जयराम ठाकुर ने क्या किया, कुछ नहीं किया। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, जयराम ठाकुर 7 लाख लोगों को आज पेंशन हिमाचल प्रदेश में। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे, वो 400 करोड़ खर्च करते थे, हम 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के उन बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। कुछ नेताओं को बहुत ऐसा कहने का एक ये हो गया, क्योंकि वो बड़े परिवार के लोग हैं और उनको छोटी उम्र में ही वो सारी बातें दिमाग में इस प्रकार से चढ़ गई है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जितने भी हिमाचल में वरिष्ठ नेता रहे, मेरा सबके प्रति सम्मान है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि कोई बहुत लंबे समय तक रहे वो बहुत बड़ा हो गया। मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री होता है, ना बड़ा होता ना छोटा होता है। वो जनता का प्रतिनिधि है। और कुछ लोग इस तरह के भाषण देने लग जाते हैं, जब हमें रिवाज बदलने की बात कहते हैं तो बहुत परेशान होते हैं और कहने लगते हैं कि रिवाज तो राजा साहब ने बदल पाए, बोलते हैं।
बड़े बड़े लोग हिमाचल प्रदेश में इसको सत्ता को सरकार को फिर से नहीं बना पाए तो जयराम तो किस खेत की बोली है बोलते हैं। मैंने कहा भाई हम तो बहुत छोटे से खेत की छोटी सी मूली है। मैं उनके शब्दों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उन लोगों के उन नेताओं की सोच पर जाने की आवश्यकता है। सोच क्या हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा आदमी सारी समस्याओं का समाधान करता ये जरूरी नहीं। कई बार छोटा आदमी भी बड़े आदमी से बेहतर काम करता है। और जो बड़े अपने आप को मानते हैं उनने गरीबी को करीब से देखा नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश में इन पहाड़ों को देखते हैं, कहते हैं ये बहुत सुंदर हैं। पहाड़ देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन जब चढ़ना होता तो मालूम होता है कि पहाड़ में चढ़ना क्या होता है। जब पहाड़ से उतरना होता तो मालूम पड़ता है कि पहाड़ से उतरना क्या होता है। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन पहाड़ों को, हिमाचल के पहाड़ों को चढ़ते हुए और उतरते हुए गुजारा है। और जो बड़े बड़े लोग अपने आप को मानने लग पड़े हैं, उनने पहाड़ों को सिर्फ देखा है, चढ़े नहीं है, उतरे नहीं है। ये अंतर है। और जो बड़ा आदमी होता है उस आदमी को मालूम नहीं होता कि गरीब की पीड़ा क्या होती। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि मैं एक गरीब परिवार का होने के कारण मुझे उस दौर में से गुजरने का अवसर मिला है। गरीबी क्या होती है और गरीबी के दौरान आदमी छोटी छोटी बात के लिए किस प्रकार से तरसता है। उन सारी चीजों की पीड़ा उन लोगों को नहीं हो सकती जो बड़े लोग हैं। एक आदमी बीमार होता है, बीमारी किसी को पूछ करके नहीं आती। इलाज को करने के लिए पैसा नहीं है, घर जमीन गिरवी हो जाता है कई बार। वही आदमी इस पीड़ा को समझ सकता है जो गरीब है, लेकिन बड़ा आदमी नहीं समझ सकता कि उस आदमी के सामने उस आदमी के उस आदमी की मानसिक परिस्थिति क्या है, कितना परेशानी में होगा। एक तरफ अपने परिवार के सदस्य को पीड़ा में देख करके जो है वो मरीज चिल्ला रहा है दर्द के कारण, और दूसरी तरफ उस परिवार का सदस्य उसकी जिंदगी को बचाने के लिए अपने घर जमीन को गिरवी रख देता है। जो बड़े लोग रहे, लंबे समय तक सत्ता में रहे, कभी उनने सोचा नहीं कि उस गरीब के इलाज के लिए ये हमारा जिम्मा है कि हम उसकी पीड़ा को कैसे दूर कर सकते हैं। इस पर हमको सोचना चाहिए। लंबे समय तक रहने का महत्व ये नहीं होता है कि आप लंबे समय तक सत्ता में तो रहो, लेकिन गरीब के पीड़ा को ना समझो। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने स्वास्थ्य विभाग के साथ अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा की। मैंने कहा मान लो कोई आदमी, गरीब आदमी बीमार हो जाता है, उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। अधिकारी इधर से उधर देखने लगे। मैंने कहा कोई योजना? बोलते सर कोई नहीं है, कोई योजना नहीं। किसी स्कीम के अंतर्गत हम गरीब आदमी के मुफ्त में इलाज करने का प्रावधान नहीं था। लोग तो बड़े बड़े रहे, लोग तो लंबे समय तक रहे इस प्रदेश में। मैंने कहा ये करना है, हर हाल में करना है। अधिकारी कहने लगे कि पैसा बहुत लगेगा सर। हमने कहा जितना भी पैसा लगेगा लगने दीजिए। आदमी की जिंदगी से महत्वपूर्ण, उससे ज्यादा कीमती हमारे लिए कोई चीज नहीं है। आदमी की जिंदगी को बचाना है और किस तरह से हम उसमें मदद कर सकते हैं उसका रास्ता निकालिए। तो हमने प्रदेश में शुरू की हिमकेयर की योजना, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में की आयुष्मान भारत योजना।
क्यों हुई ये योजना शुरू? इसलिए ये प्रधानमंत्री जी ने भी गरीबी को करीब से देखा है और आपके मुख्यमंत्री जयराम ने भी गरीबी को करीब से देखा है। और आज कोई आदमी अगर बीमार होता है, आज कोई आदमी बीमार हो जाता है, जेब में अगर पैसे नहीं है तो वो ढूंढता है कि मेरा आयुष्मान भारत का कार्ड कहां है। वो ढूंढता है आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है तो मेरा हिमकेयर का कार्ड कहां है। उसे मालूम है कि हिमकेयर का कार्ड मेरी जेब में होगा तो मेरा इलाज हॉस्पिटल में बिना पैसे के होगा। सोचा जा सकता था, सोचा ही नहीं जा सकता था, किया जा सकता था। और करने की बात तो दूर की रही, लेकिन बड़े लोगों के दिमाग में यह सोच ही नहीं आ पाई कि गरीब आदमी को की पीड़ा को दूर करने का क्या रास्ता निकालना चाहिए। इसलिए मैं इन सारी बातों को मैंने कहा कि बड़े होंगे तो अपनी जगह होंगे। वो बड़ापन क्या होना है जो गरीब की पीड़ा को ना समझ पाए। वो लंबा समय तक सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं है। जो गरीब के करीब रह करके उसके भाव को नहीं समझ सके, उसके दर्द को नहीं समझ सके, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। हमने पूरे प्रदेश भर में अभी तक में 3 लाख से ज्यादा 3.25 लाख लोगों का, जो गरीब लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ करके हम घर भेज चुके हैं। जो हमसे पूछते हैं कि जयराम ने क्या किया, मैं उनको यह जानकारी दे रहा हूं। तुम तो लंबे समय तक रहे, तुम बहुत कुछ कर सकते थे। जयराम को तो 5.25 साल का कार्यकाल हुआ और 5.25 साल में भी 2 साल से ज्यादा का तो कोरोना के दौर में निकल गया। और इससे आगे बढ़कर के हमने और भी ज्यादा सोचा। प्रदेश में हमने कहा ऐसे कितने लोग हैं जो किसी बीमारी के कारण ऐसे ग्रसित हो गए हैं, ऐसी बीमारी लगे जिसके कारण वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता है। 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे निकले जो पैरालिसिस के कारण बिस्तर पर पड़े हैं, एक्सीडेंट के कारण टांगे चले गई हैं, जिंदा हैं लेकिन बिस्तर पर हैं, स्पाइनल कॉर्ड चले गई है, ब्रेन हेमरेज के कारण जो है वो बेसुध अवस्था में पड़ा है, जिंदा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। हमने कहा ऐसे लोगों, कैंसर का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, हमने कहा पूरे प्रदेश में ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करिए। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने एक योजना की शुरुआत की जिसका जिक्र यहां पर हमारे डॉक्टर साहब भी कर रहे थे, डॉक्टर सैजल जी कर रहे थे। हमने कहा कि सहारा योजना हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश में। जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पर हैं, जिंदा हैं, अपना काम नहीं कर सकते हैं, जिंदगी भर बिस्तर पर जब तक हैं वो बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं किसी के सहारे के बिना, उनके लिए सहारा योजना शुरू की। हर महीने हम 3,000 रुपए उन गरीब लोगों के खाते में डाल करके मदद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं पीटरहॉफ में एक महिला से मिलने का मुझे अवसर मिला। कांगड़ा जिला की एक महिला, उसका एक बच्चा हुआ, वो अपाहिज, उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ, वो भी अपाहिज, तीसरा बच्चा हुआ, वो भी हैंडीकैप निकला, वो भी इसी प्रकार से। और उसके पति ने उसको छोड़ करके वो कहीं और चला गया और पत्नी को छोड़ दिया गया। किसी आंगनबाड़ी की वर्कर ने उनके घर में जाकर के कहा कि एक सरकार ने एक योजना शुरू की है, सहारा योजना, आपके ये तीनों बच्चे उसमें कवर हो सकते हैं। उसने फार्म लाया, तीनों का फार्म भरा और उन तीनों को जो है हमने सहारा योजना के अंतर्गत कवर किया। तीनों बच्चों को 3-3 हजार रुपए मिल रहा है, 9,000 रुपए उसको मिल रहा है। और वो उनकी मां मुझसे मिलने के लिए आई। पता नहीं, बोलते मेरी बच्चों की सारी जिंदगी ऐसे गुजरेगी, लेकिन आपने जिस प्रकार से ये पुण्य का कार्य किया, 9,000 रुपए आता है, उस 9,000 रुपए से मैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करती हूँ, उन 9,000 रुपए से मैं उनको कपड़ों की व्यवस्था करती हूँ, उन 9,000 रुपए से अपना खर्चा भी चलाती हूँ, क्योंकि मैं उनको छोड़ कर नहीं जा सकती हूँ।
मुझे लगातार उनके पास ही रहना पड़ता है। अगर ये योजना इस तरह से शुरू नहीं होती तो ना मैं होती ना मेरे बच्चे होते, यानी कि मैं विवश हो जाती इस दुनिया से जाने के लिए। ये भाव व्यक्त किए उस महिला ने। लेकिन जो लोग लंबे समय तक रहे, बार बार रहे, जिनको बड़ा आदमी कहा जाता है, वो क्यों नहीं सोचे इस बात को लेकर के। मैं उस सारी चीज को लेकर के कुछ नहीं कहना चाहता। हमने कोशिश की है गरीब के करीब रह करके उनकी मदद करने की, और जिस भाव को शायद वो लोग समझ नहीं पाते। एक गरीब परिवार की बेटी, बीपीएल परिवार की बेटी, हर मां बाप का एक भाव होता है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो मैं भी अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को बुलाऊं, उनके साथ में विदाई करूं। लेकिन गरीबी के कारण वो कई बार ये करने की स्थिति में नहीं हो पाता है। हमने कहा ऐसी बेटी के लिए मदद करनी चाहिए हमको सरकार से, और हमने तय किया जो बीपीएल परिवार की जितनी भी बेटियां हिमाचल प्रदेश में जिस दिन बेटी की शादी होगी, उस दिन उस बेटी के लिए 31,000 रुपए का शगुन हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उसको देंगे, शुभकामनाएं देंगे आने वाले समय के उसके जीवन के लिए। मुझे कांगड़ा में जाने का मौका मिला। एक बेटी वहां पर मंच पर, जिसको शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए थे, उसको बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरी शादी हुई। मैंने प्रश्न पूछा कि, मैंने कहा, बोलते हमारे मां बाप बहुत गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके ही परिवार को चलाते हैं। और फिर मैंने आगे पूछा, मैंने कहा शगुन योजना के अंतर्गत आपको 31,000 रुपए मिला, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो 31,000 रुपए आपने खर्च किए या अपने खाते में जमा किया या अपने पति के खाते में जमा किए। उस बेटी ने भावुक होकर के कहा कि मैं धन्यवाद करना चाहती हूं आपका कि आपने 31,000 रुपए हमको शगुन योजना के अंतर्गत दिए, लेकिन मैंने वो पैसे ना अपने खाते में जमा किए ना अपने पति के खाते में जमा किए। मुझे जब वो पैसे मिले, मैंने वो पैसे अपने पिताजी को दे दिए। मैं भी हैरान हुआ कि मैंने कहा पिताजी को क्यों दिए? उसने कहा कि हर मां बाप का एक सपना होता है कि बेटी की जब विदाई होती है तो उस विदाई के कार्यक्रम को भव्य करना चाहते हैं, लेकिन गरीब होने के कारण बड़ा नहीं हो सकता है, तो कम से कम इतनी इच्छा जरूर होती है कि मैं अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को बुला करके उनके समक्ष जो है आशीर्वाद देकर के बेटी को विदा करूं। मेरे पिताजी ने भी यही किया कि अपने रिश्तेदारों को बुलाया, सगे संबंधियों को बुलाया, गांव के लोगों को भी, और खाने का, भोजन का इंतजाम किया, मेरी विदाई की। और विदाई के साथ साथ में मैंने इस बात को बस देख लिया था कि पिताजी ने उस सारी चीज के लिए जो पैसा जो रिश्तेदारों के और सगे संबंधियों के वहां पर भोजन पर खर्च हो रहा था, उसके लिए भी अपने किसी रिश्तेदारों से मदद ली कि आप हमको दीजिए, उसके बाद हम लौटा देंगे। मुझे लगा कि मेरे लिए ये बहुत बोझ रहेगा कि मैं तो चले जाऊंगी दूसरे घर, लेकिन मेरे पिताजी मेरी विदाई का खर्च के लिए जो लोगों से पैसा लिए उसको किस्तों में चुकाते रहेंगे। इसलिए जो 31,000 रुपये आए, तो मैंने वो 31,000 रुपये अपने पिताजी के हाथों में दिए। जो आपने लोगों से ऋण लिया है उसको इससे ही चुकता करने की कोशिश करिए। आप कल्पना करिए कि बेटी का भाव पिता के लिए क्या हो सकता है। पिता भी सामने खड़े थे और मैं देख रहा था जिस तरह से उस बेटी ने अपनी भावनाओं को वहां पर व्यक्त किया, तो सारा पंडाल की आंखों में आंसू। एक बेटी इस प्रकार से अपने पिता के लिए कर सकती है, यहां तक सोच सकती। हमने इस तरह से भावनाओं के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। पूर्व में सरकारें रही, सारे सरकारें दन दना करके चलती रही, लेकिन भावनाओं से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि वो बड़े लोग थे। बड़े लोग छोटे लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाए। हम छोटे लोग हैं,
हमने छोटे लोगों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की कोशिश की। ये अंतर है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत सारी बातों का हम जिक्र करें। हमने एक उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की पूरे देश के लिए, और प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना को हमने कहा कि हिमाचल में बहुत सारे परिवार छूट गए। ये गैस का चूल्हा हर आदमी के घर में पहुंचना चाहिए। ये गरीब बहन, हमारी एक गरीब मां देखती है कि मेरे पड़ोस में गैस का चूल्हा आ गया, काश मेरे घर में भी होता, लेकिन अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाती थी। हमने कहा, जब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने गैस के चूल्हे बांटने शुरू किए तो कुछ महिलाएं हमसे मिली कि हम उसमें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे हैं, हमारे लिए भी गैस का कुछ इंतजाम, गैस चूल्हा होना चाहिए, गरीब लोगों के लिए भी सोचना चाहिए आपको। एक महिला ने तो थोड़ा ऐसे जरा थोड़ा ज्यादा जोश से ही बोल दिया, हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता बोलते हैं, हम लोगों के गरीब लोगों के लिए कोई नहीं करता बोलते हैं, ये गैस का चूल्हा अमीर लोगों के लिए। मैंने कहा अमीर के लिए नहीं है, मोदी जी ने गरीब लोगों को भी दे। बोलता हमको तो नहीं मिला। अब उसका भाव जितना था, वो जिस तरह से अपने गांव की भाषा में अपनी बात कह सकती तो उसने कह डाली, लेकिन दिल को छू गई बात। मुझे लगा कि इनकी जो भावना है उनका सम्मान होना चाहिए। मैंने अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा क्या हम जो बाकी जो गरीब परिवार बचे हैं उनके लिए गैस का इंतजाम कर सकते हैं? कहा साहब बहुत पैसा लगेगा। हमने कहा पैसा लगेगा, लेकिन इस सुविधा को देना है, पर्यावरण भी ठीक रहेगा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हमने कहा कि शुरुआत करते हैं, जिसका जिक्र यहां पर डॉक्टर राजीव सहजल जी ने किया। हमने उस योजना का नाम ही इस प्रकार से रखा, गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी का अभिप्राय है जिसका हर घर ऋणी है, उसको गृहिणी कहते हैं। और यहां जो मेरे सामने जो माताएं बहनी बैठी हैं, तो आप सबके लिए उस योजना को शुरू किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। गरीब से गरीब परिवार में भी गैस का चूल्हा पहुंचा करके हम सफल हुए। 3,34,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे घर घर में हिमाचल प्रदेश में, जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, जिनको बड़ा बड़ा कहा जाता है, बड़े बड़े नेता कहा जाता है, उन्होंने कभी सोचा इस बात को लेकर के कि गरीब महिला, गांव की गरीब उस बेटी के, बहन के घर में, उस माता के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए हम काम करें? सोचा होता तो करते, सोच ही नहीं आई, क्योंकि इसलिए नहीं आई कि वो बड़े थे। गैस का चूल्हा हमारे घर में ही होना चाहिए। सबके घर में इसकी क्या आवश्यकता है? ये भाव रहे होंगे, मैं उस बारे में नहीं कह सकता हूं क्या भाव रहे होंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि गरीब आदमी के बारे में सोचने का विषय नहीं बन पाया। लेकिन हमने इस काम को पूरा किया। क्यों? क्योंकि मैं छोटा आदमी हूं, मैंने भी गरीबी को देखा है। मेरे घर में गैस का चूल्हा तब आया जब मैं सारे गांव में देख रहा था, सबके घर में आया, उसके बाद घर में गैस का चूल्हा है, क्योंकि सबके घर में गैस का चूल्हा संभव नहीं था। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम कहते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं हमने हिमाचल प्रदेश में अभी तय किया कि हम महिलाएं हैं, और महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा है, और हमने ये कहा कि अब महिला सिर्फ घर का हिस्सा नहीं है, बड़ी संख्या में महिलाएं आती है। आज के इस कार्यक्रम में भी देख रहा हूं मैं, पुरुष यहां पर बैठे हैं, लेकिन पुरुष इस बात को भी देख रहे हैं कि हमारे से ज्यादा महिलाएं हैं। आधा हिस्सा महिलाओं का है, और आधे हिस्से में मैं देख रहा हूं कि पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसलिए पुरुषों से मेरा निवेदन है कि ताली बजाओ, क्योंकि ये लोग ना, ये लाट साहब क्या करते थे पहले। लाट साहब, मेरा शब्द कभी बुरा मत मानना है, ये शब्द बड़ा सम्मानजनक शब्द होता था किसी जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, कि जब कोई बड़े नेता का कार्यक्रम होता था, हुक्म बजाते थे कि कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आ रहा है, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं कार्यक्रम में, सवेरे जल्दी से हमको नाश्ता खाना बना करके रखना।
और उसके बाद अपने आप आते थे, लेकिन महिलाओं के जिम्मे क्या होता था? घर का काम, पशु के चराने का काम, उनके लिए घास लाने का काम, उनको पानी देने का काम, उनका खेत का काम, बच्चों को पढ़ाने का काम। और आज अच्छा लगता है मुझे जब महिलाएं बोलती हैं कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो आप जरा घर का ये काम जरा देख लीजिए जरा। और फिर यहां से भी मैसेज भी कर देती है, हम थोड़ा देर हो रही है, शाम का खाना भी बना करके रख लेना। व्हाट्सएप मैसेज कर देती हैं। और जहां तक हमने कहा महिलाएं घर का हिस्सा नहीं, वो बाहर भी काम के लिए जाती हैं, नौकरी करती हैं, अपना कारोबार करती हैं, अपना निजी व्यवसाय करती हैं, इसलिए आने जाने के लिए उनका हमको रास्ता सरल करना चाहिए। कैसे कम कर सकते हैं हम उनका आना जाना सरल? हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए हम आधा किराया लेंगे, सिर्फ आधा किराया लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, यहां पुरुष भी ताली बजा रहे थे। लेकिन मुझे एक पुरुष ने मैसेज भेजा कि महिलाओं के लिए तो आपने आधा कर दिया, हमने क्या बिगाड़ा था? हमने कहा कि बिगाड़ा तो कुछ नहीं भाई, बात तो आप सही कह रहे हैं कि आपको क्या उनके ही वोट चाहिए, हमारे वोट नहीं चाहिए। आजकल वोट का दौर नजदीक आ गया तो खट खट से मैसेज डालते हैं। मैंने कहा भाई साहब ऐसे मत बोलिए, वोट तो आपका भी चाहिए। अब क्या बोलता, कुछ नहीं कर सकता था मैं। तो ऐसे में मैंने कहा भाई साहब एक बात सुन लीजिए कि मैंने कहा महिलाओं का किराया आधा हुआ, इसमें आपको भी तो लाभ होगा। बोलता हमें क्या होगा, हमें तो पूरा किराया देना पड़ेगा। मैंने कहा देना पड़ेगा आपको, लेकिन ये तो सोचिए जरा, जब महिलाएं जाती हैं तो बटुआ तो आपका खुलता है। तो हाँ वो तो है। तो मैं कहा आधा खुलता है ना? वो तो हाँ वो तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा बोलते हैं। मैं कहा थोड़ा नहीं, आधा फर्क पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे यहां पर महिलाएं स्वावलंबी तो हैं, लेकिन फिर भी एक उनका एक स्वभाव होता है, जो भी वो कमाती हैं वो पति के पास भी देती हैं, पति के पास जमा करती हैं, पति से ही पैसा लेकर के जाती हैं। ये भी परंपरा है, या अपने खाते में जमा करती हैं तो उसे भी। तो लेकिन ये सारा भाव जब हमने ये किया तो कांग्रेस के एक नेता नौजवान फेसबुक पर आ गए कि सारी महिलाओं को मुफ्तखोर बना दिया। हमने कहा भी मुफ्तखोर वाली बात क्या है? हमने महिला सशक्तिकरण की अगर बात कही अगर, तो मैं समझता हूं कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक दिन अखबार में खबर पढ़ रहा था, एक नेता ने भाषण दिया, उसी पार्टी के एक नेता ने भाषण दिया, जब हमारी सरकार आएगी 18 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए हम 1500 रुपए हर महीने का खाते में डालेंगे। हाँ 1500 रुपए खाते में डालेंगे। उनको मालूम है कि कितना पैसा लगेगा, वो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि वो इस दायित्व पर रहे नहीं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं, चीफ मिनिस्टर भी हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन मैं बड़ा दिलचस्प लगा कि एक ही दूसरे नेता ने उनका ही उस पर डाल दिया, भाषण दे दिया कि भाई पांव उतना पसारिए जितनी चादर हो। इसलिए इस तरह की घोषणा नहीं करिए। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत जिम्मेवार पार्टी है, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो हम कर नहीं सकते। आपस में उलझे हुए हैं, एक नेता कुछ बोलता है, कुछ दूसरा कुछ बोलता है। खैर मुझे उसमें नहीं जाना है, लेकिन ये सारी कहानियां कई बार कहनी पड़ रही है आप लोगों के सामने, जो बातें हैं। इसी तरह से भाई और बहनों में आगे बढ़कर के अगर बात कहूं, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। हम बिजली पैदा करते हैं, पंजाब को बेचते हैं, हरियाणा को बेचते हैं, दिल्ली को बेचते हैं, राजस्थान को बेचते हैं। नेशनल ग्रिड में हमारा बिजली जाती है और उसी हिमाचल को आय होती है। हम 11,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करके हिमाचल पावर सरप्लस स्टेट है। लेकिन हम पावर सरप्लस होने के बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए क्या उसमें योगदान दिया? हमने तय किया, मैंने कहा गरीब आदमी कितना पैसा, कितना बल्ब जलाता है, कितना यूनिट बिजली खर्च करता है। रिपोर्ट मांगी तो अधिकारियों ने कहा कि
अगर छोटा परिवार है जिसके घर में 2-3 बल्ब जलते हैं तो उसका तो 60 यूनिट तक होता है। अगर जिसके पास परिवार बड़ा है, ज्यादा बड़ा घर है, जिसके 7-8 कमरे हैं, 7-8 कमरे में बिजली चलती है, 7-8 बल्ब चलते हैं, तो उसका 100 यूनिट तक जाता है। तो हमने कहा कि अगर ऐसे लोगों की हमको ये करना हो तो मदद करनी हो, तो कहा जी साहब बहुत पैसा लगेगा, ऐसा मत सोचिए। हमने कहा कि हम उन गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मदद करना चाहते हैं जो हिमाचल प्रदेश में 5 बल्ब, 6 बल्ब, 4 बल्ब अपने घर में जलाते हैं, 100 यूनिट, 120 यूनिट ऐसे खर्च करते हैं। तो हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हम सभी 125 यूनिट जो है सभी हिमाचल वासियों को जीरो बिल पर देंगे, बिना पैसे के देंगे हर घर में। इस बात को लेकर के हमने आग्रह किया कि जीरो बिल आएगा जो 125 यूनिट से कम खर्च करेगा। और आपने देखा भी होगा जुलाई महीने का बिल आया बिल ना, बिल आया, लेकिन कितना आया? जीरो बिल आया। लंबे समय तक कुछ लोग रहे, बार बार कुछ लोग रहे, लेकिन ऐसे वर्ग के लिए नहीं सोच पाए। 15 लाख लोग हिमाचल पर, 15 लाख परिवार ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में जो 125 यूनिट से कम खर्च करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमारे यहां पर क्या होता था, चाहे लट्टू एक लगा हो तो भी 55 रुपए हर महीने का देना पड़ता था बिजली का किराया, क्योंकि 15 रुपए मीटर के फिक्स चार्जेस होते थे और 40 रुपए सर्विस चार्जेस के आते थे। लट्टू जले चाहे लट्टू ना जले, मीटर घूमे चाहे ना घूमे, 55 रुपए हर महीने के देने ही पड़ते थे, उस गरीब आदमी को भी देने पड़ते थे। हमने कहा ये सारी चीजें बंद और 125 यूनिट तक हिमाचल प्रदेश में जीरो बिल देंगे, ना मीटर का ना सर्विस चार्जेस के। ये जिम्मेवारी हमने हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने ऊपर ली। तो हमें कहा कि मुफ्तखोर बना दिया। और अब वही लोग बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। अरे हम तो 125 यूनिट देना शुरू कर चुके हैं। हमने 50% जो है महिलाओं का किराया माफ कर दिया। वो कह रहे कि हम जब आएंगे, आएंगे कहां से? जब आने देंगे तो ना, जब आने ही नहीं देंगे तो आएंगे कहां से? हम आएंगे, हम आएंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों आने देंगे? प्रश्न है ना। अरे पूरे देश भर में कहीं आने जाने के लायक नहीं रहे तुम। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 400 सीटें, 2 सीटें जीती और 367 सीटों पर जमानत जब्त हुई वहां पर। यह स्थिति उस पार्टी की जो पार्टी देश में लंबे समय तक सत्ता में रही, उस पार्टी की। यह हमारी आपकी वजह से नहीं हुई, उनकी अपने करतूतों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से परिस्थिति हुई। और आज हमारे लिए खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे नेता जो हिमाचल को अपना घर मानते हैं, जो शिमला पहुंचते हैं तो माल रोड पर पैदल चलने के लिए निकल पड़ते हैं। आज से पहले भी प्रधानमंत्री कुछ आए और सो करके चले गए। ये अंतर है। और भाई और बहनों, हमारे लिए हिमाचल देवभूमि के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ऐसा मजबूत नेतृत्व भारत को मिला। संकट कोविड का था, बड़ा संकट था, लेकिन उसके बावजूद चट्टान की तरह लोग खड़े हुए। जो मोदी जी ने कहा लोगों ने माना। डॉक्टर और साइंटिस्ट ने कहा कि इस कोविड से बचने का कोई दवाई नहीं है, सिर्फ वैक्सीन अगर बन जाएगी तो जीवन बच सकता है। मोदी जी ने सबको बुलाया, कहा कि बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो, जल्दी बनाओ, जो मदद चाहिए वो मदद देंगे। मदद दी गई और साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना करके तैयार की और वैक्सीन का ट्रायल कंप्लीट हुआ। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, टेक्निकल ट्रायल होने के बाद, जब वैक्सीन लगाने के लिए आह्वान किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के सामने कहा कि बिना पैसे के वैक्सीन दे रहा हूं, मेरे लिए आप सबकी जिंदगी सबसे कीमती है, इसलिए कीमत नहीं लेंगे, हम बिना पैसे के आपको वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप वैक्सीन लगाइए।
तो कांग्रेस के नेता कहने लगे हम तो नहीं लगाएंगे, तो मोदी वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, वैक्सीन लगाएंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे, आंखों की नजर चले जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी, कुछ कई तरह की बातें कही, आने वाली पीढ़ी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी उड़ जाएगी। एक तरफ देश संकट में पड़ा हुआ, हर आदमी का जीवन बचाने का मात्र रास्ता एक ही था कि वैक्सीन लगाओ, लेकिन कांग्रेस ने भयानक प्रचार किया विरोध में। लेकिन मैं पूरे देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और हिमाचल प्रदेश की तो मैं विशेष तौर से करता हूं कि आपने पहली डोज भी पूरे देश में सबसे पहले पूरी की, पहले नंबर पर रहा हिमाचल, और दूसरी डोज पर भी पहले नंबर पर रहे। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारे फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हैं, डॉक्टर्स, सब लोगों ने बेहतरीन काम किया। सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मास्क लगा करके, और कांग्रेस वाले पूछते रहे जो वैक्सीन लगा के आ रहे थे, आपने वैक्सीन लगा दी? उन्होंने कहा जी हाँ लगा दी जी। बुखार तो नहीं आया आपको? बोलते नहीं जी बुखार तो नहीं आया, चक्कर तो नहीं आया, कोई बोलता है आपको? बोलते नहीं चक्कर भी नहीं आया, बड़ी सुस्ती तो नहीं पड़ी? बोलता आपको? बोलते ना, बोलता सुस्ती भी नहीं पड़ी, कुछ जब हुआ ही नहीं कुछ था, वो आदमी सच बोलता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, फिर चुपचाप मास्क लगा करके वैक्सीन सेंटर जाता है और वैक्सीन लगाता है, और नर्स को बोलता है सिस्टर अगली डोज कब लगेगी? आप अंदाजा लगाइए उनकी सोच का। कहा क्या करना था, क्या कर रहे हैं वो लोग। और आज हम हजारों की संख्या में यहां पर अगर हम बैठे हैं तो ये श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्होंने वैक्सीन बिना पैसे के उपलब्ध कराई। देश के लोगों का जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आओ हम सब लोग मिलकर के जो है इस अभियान में जुड़े और वैक्सीन का अभियान को पूरा करें। पहली डोज भी लगी, दूसरी डोज भी लगी, और अब तो तीसरी डोज भी लग रही है, और उसमें भी मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिनको नहीं लगी होगी तो वो लगा लें। अपने आप को सुरक्षित करना है। इसलिए भाई और बहनों, हम बहुत सारी बातें कहेंगे तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। मेरी बात बहुत लंबी हुई, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि अर्की के लोग बहुत अच्छे हैं, वो भाषण सुनते हैं और देर तक बोलते हैं तो भी सुनते हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। हम आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहते हैं, आप सबका आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जो हमारी सरकार फिर सत्ता में आएगी, निश्चित रूप से आएगी। जो रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि पूरे देश में रिवाज बदल गया। हमारा पड़ोस का उत्तराखंड में कभी सरकार नहीं बनी थी, उत्तराखंड बनने के पश्चात दोबारा 5 साल के बाद भाजपा की सरकार फिर से बनी। धामी जी थे, फिर धामी जी सत्ता में। योगी जी उत्तर प्रदेश में, वहां पे 5-5 साल के बाद सरकार बदल जाती थी। 37 वर्षों के बाद फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के बाद फिर से भाजपा की सरकार बनी। योगी जी थे, फिर योगी जी, रिवाज बदला, फिर सरकार बनी। मणिपुर में, गोवा में, हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा, जहां जमानतें जब्त होती थी हमारी पार्टी की, दूसरी बार हमारी सरकार चल रही है मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में। तो हिमाचल प्रदेश में की रिवाज क्यों नहीं बदलेगा भाई? जब पूरे देश में बदल गया तो हिमाचल में भी बदलेगा। और हिमाचल की आवश्यकता है डबल इंजन की सरकार। हिमाचल की आवश्यकता है नरेंद्र भाई मोदी जी और मजबूत हो, इसलिए ताकि हिमाचल के विकास के लिए पैसा और मिल सके, हिमाचल के विकास के लिए हम काम कर सके। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आने वाले समय में जब भी ये चुनाव आएगा, 2 महीने के बाद जब ये चुनाव का दौर आएगा, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जो पिछली बार कमी रही है उस कमी को आप पूरा करेंगे। और ए फॉर अर्की पहला अक्षर है, चाहे वो हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलो, ये शुरुआत अच्छी होनी चाहिए भाई। अर्की से शुरुआत अच्छी करिए, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। बाकी यहां रतनपाल जी ने बहुत सारी मांगों का जिक्र किया है, और मैं आप सबके बीच में, क्योंकि हमने तय किया है ये जो कार्यक्रम आजकल के हो रहे हैं हमारे, इन कार्यक्रमों में हम मोटे तौर पर हम जो है वो घोषणाएं नहीं कर रहे हैं। हम सारी योजनाओं का जिनका जिक्र जो मांगे यहां पर रखी गई है
उन सारी मांगों को नोट करके यहां से ले जा रहे हैं। और इसमें जो करने की चीजें होंगी, बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी, जहां दाड़ला घाट में कहा कि वो तो हमारी घोषणा है, उसको तो ब्लॉक बनाने की, वो तो उसको पूरा करेंगे। 13 पूरी हो गई 14 में से, और एक है उसको भी पूरा करेंगे। उसके बाद और चीजों को लेकर के कुछ बातें इन्होंने कही है, चाहे वो HRTC की डिपो की बात कही है, चाहे वो साइंस ब्लॉक की बात कही है, ITI किसौर की बात कही है, इसके बाद नर्सिंग कॉलेज की बात कही है, कुनिहार में प्राथमिक शिक्षा केंद्र BPO की ऑफिस की बात कही है, और उसके बाद परगना मलौन के इलाके के लिए सब तहसील के सिलसिले में बात कही है, ये जो डिग्री कॉलेज है इसका दर्जा बढ़ाने के लिए बात कही है। इन सारी बातों को मैं रिपोर्ट लेने के पश्चात मैं कोशिश करूंगा, जो भी बेहतर कर पाएंगे हम उस पर वो करेंगे, आपको निराश नहीं होने देंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और बहुत जल्दी फिर आपके बीच में आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे और मुलाकात करेंगे, और उसके साथ साथ में जब आएंगे तो आप सबसे आशीर्वाद भी लेंगे। हिमाचल प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनानी है, और उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से हमको मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। इसी के साथ तो हमने एक बात जो कही है कि अब की बार सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे, उसमें आप सबका योगदान रहेगा, सहयोग रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आभार।